हेलो नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। जी हां प्यारे दोस्तों, 360 डिग्री सीरीज जहां नर्सिंग के हर सब्जेक्ट को 360 डिग्री पे घुमाया जाता है और वो क्वेश्चन डील किए जाते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम को नस्ते-नाबूद करने के लिए कतई जहर साबित होने वाले हैं। तो जोड़ दीजिएगा, जगा दीजिएगा तमाम उन विद्यार्थियों का जिनका ख्वाब है सरकारी कर्मचारी बनना। अरे रुकना झुकना थकना किसी भी हालत में नहीं, और कंसेप्ट लॉजिक और रैशनल के दम पे अपनी जिंदगी को परिवर्तन करना चाहते हो तो जुड़ जाएगा, जाग जाएगा। सुबह सुबह का समय कोर्टिसोल हार्मोन अपने पीक लेवल पे चल रहा है, उसका यूटिलाइजेशन कीजिएगा। और सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, और वो एक दिन तभी आता है जब रोजमर्रा जिंदगी में मेहनत की जाती है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी में, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। अपने संघर्ष के सलाम को देखिएगा और अपने संघर्ष को पहचानिएगा, क्योंकि संघर्ष जो करेगा वही आगे जाकर के अपनी सफलता को लाएगा। क्योंकि ख्वाब सबका होता है सूरज की तरह चमकने का, लेकिन वो सूरज की तरह खुद को जला नहीं पाते। जिनका ख्वाब है सूरज की तरह चमकने का, उनको सूरज की तरह जलना पड़ेगा, और जो सूरज की तरह जलेगा वही तो सूरज की तरह चमक के दिखाएगा। चलेगा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर। शुरुआत करने जा रहा हूं आज के दिन के धमाकेदार सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ध्यान से लैंग्वेज को देखिएगा, चारों ऑप्शन को देखिएगा, जो बेहतरीन लगे वो जवाब दे दीजिएगा। कोई भी बच्चा कट कॉपी पेस्ट नहीं करेगा और कमेंट हर बच्चा जरूर करेगा। और अभी तक जिस बच्चे ने क्लास को लाइक एंड शेयर नहीं किया, मैक्सिमम लोगों तक कर दीजिएगा। अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक कमेंट बॉक्स राफेल की तरह चलना चाहिए, क्योंकि राफेल स्टूडेंट है, मतलब राफेल कभी धीरे नहीं चलता है, और गूगल तो डेफिनेटली हैंग होना चाहिए। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन रहेगा कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देखें, पहचानें, परखें और फिर अपना बेहतरीन आंसर पुट करें। यहां गलत हो जाएगा लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। और जितना बड़ा आंकड़ा स्क्रीन पे होगा उतना भयंकर कॉन्फिडेंस रहेगा मेरा, और जितना मेरा कॉन्फिडेंस वैसे ही हाई है, जितना हाई रहेगा उतना जबरदस्त टॉपिक लपेटेंगे। यूज ऑफ फॉलिक एसिड टू प्रिवेंट ए कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन शुड बी बेस्ट इनिशिएटेड। प्यारे दोस्तों, आपसे बोला जा रहा है कि फॉलिक एसिड को काम में लो टू प्रिवेंट ए कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, जिससे जन्मजात विकलांगताएं खत्म हो जाती है। और कब काम में लेना चाहिए? तो प्यारे मित्रों, अपन बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड की। प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड का क्या कब जरूरत रहेगी? प्रेगनेंसी। तो फॉलिक एसिड एक क्या है, तो आपका विटामिन विटामिन B9, जिसका नाम अपन बोलते हैं प्यारे दोस्तों फॉलिक एसिड। अरे क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड। और फॉलिक एसिड की कमी से क्या होती है बीमारी? तो इसकी कमी से जो डिजीज देखने को मिलती है प्यारे दोस्तों, वो कौन सी देखने को मिल सकती है? तो याद रखिएगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होती है? तो हमारे नर्वस सिस्टम को कवर करने वाली हड्डियों का ढांचा न्यूरल ट्यूब। न्यूरल का मतलब नर्वस सिस्टम, ट्यूब का मतलब बोनी एरिया जो हमारे भैया जी नर्वस सिस्टम को कवर करे, और डिजीज का मतलब बीमारी। इसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के नाम से जानेंगे। अब क्या होती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, इसको अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहली टाइप इसका नाम आता है जिसे अपन बोलते हैं एनेंसेफेली। रटने वाले रटते रह जाएंगे और पढ़ने वाले मैदान जीत के दिखाएंगे। दूसरा नाम आता है जिसे अपन बोलते हैं एनसिफेलोसिल। और तीसरा नाम आता है प्यारे दोस्तों जिसे अपन बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा। तीसरा नाम आता है जिसे अपन ने क्या बोला? स्पाइना बाइफिडा। प्यारे मित्रों, अगर मैं आपसे बोलूं कि एनेंसेफेली का मतलब कोई बच्चा पैदा हुआ है जिसके सर के ऊपर हड्डी नहीं है। अरे भैया जी, किसी भी बच्चे के जन्म के टाइम अगर वो पैदा हो और किलकारी में ये पता चले कि उसके सर के ऊपर हड्डी नहीं है, डायरेक्टली ब्रेन बार की तरफ एक्सपोज हो रहा है, यानी यहां क्या बोलोगे? अब्सेंस ऑफ बोन कवरिंग ऑफ ब्रेन। अरे ब्रेन को कवर करने वाली बोन अपसेंट है। ब्रेन को कवर करने वाली बोन क्या देखने को मिल रही है? अपसेंट देखने को मिलती है। उसे क्या बोला जाता है? एनेंसेफेली। दूसरा लिखा एनसिफेलोसील। एनसिफेलोसील का मतलब वाइड गैप हड्डियों के बीच में देखने को मिला। अपन ने प्रीवियस सेशन में पढ़ाया था प्यारे दोस्तों कि आपको फॉन्टेनल्स वगैरह, तो जो हमारे सर की हड्डियां होती है उनके बीच में सूचर लाइन और फॉन्टेनल्स होते हैं। तो सूचर लाइन के बीच में गैप बन के अंदर का पार्ट बाहर की तरफ प्रोट्यूज हो रहा है, एनसिफेलोसील कहलाता है। तो यहां आप क्या बोल सकते हो? वाइड गैप। अरे क्या बोल सकते हो प्यारे दोस्तों? अरे वाइड गैप इन बिटवीन
स्कल बोन एंड पार्ट आर प्रोट्यूज। ध्यान रखिएगा, स्कल बोन के बीच में वाइड गैप हो गया और अंदर का कोई पार्ट बाहर की तरफ प्रोट्यूज हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे? तो उसे बोला जाता है एनसिफेलोसील। और लास्ट लिख दिया मैंने स्पाइना बाइफिडा, यानी ये आपकी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ मामला है। इसके दो टाइप आते हैं स्पाइना बाइफिडा, एक तो होता है सिस्टिका और एक होता है ओकल्टा। एक तो होता है प्यारे दोस्तों सिस्टिका, दूसरा होता है ओकल्टा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इन दोनों को अपन फर्दर डील कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, एक नाम मैंने लिखा स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। अरे क्या लिखा? स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। सिस्टिका का मतलब सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, वहीं पे स्पाइना बाइफिडा प्यारे दोस्तों ओकल्टा, और ओकल्टा का ओकल्ट का मतलब छुपा हुआ या गड्ढा। प्यारे दोस्तों अगर किसी भी बंदे के स्पाइनल कोड, जैसे कि ये रीढ़ की हड्डी यहां तक आई, उसके बाद हड्डी बनी नहीं और ये बन गई, ये ऐसी किसी की रीढ़ की हड्डी देखने को मिल रही है, इसका मतलब सर क्या है? बस यहां गैप है। अरे यहां हड्डी बननी चाहिए थी, वहां नहीं बनी, और इसके ऊपर थप्स ऑफ हेयर, बालों का गुच्छा देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर बालों का गुच्छा देखने को मिल रहा है, और यहां हड्डी की कवरिंग नहीं है। दैट इज कॉल्ड ओकल्टा। कोई ज्यादा नुकसान नहीं, कोई डर घबराहट नहीं है। दूसरी साइड में मैंने बोला कि जैसे कि ये कोई रीढ़ की हड्डी वाला मामला था, ये ऐसा शेक देखने को मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है सर? शेक लाइक स्ट्रक्चर। और ये शेक लाइक स्ट्रक्चर दो प्रकार की होती है, एक होती है मेनिंजियोसील। कैसी होती है? मेनिंजियोसील। और एक होती है मेनिंजियोमाइलोसील। ध्यान रखिएगा, ये भी दो प्रकार की होती है, मेनिंजियोसील और मेनिंजियोमाइलोसील। मेनिंजियो का मतलब मेनिंजियस। मेनिंजियस क्या? हमारे ब्रेन के ऊपर की प्रोटेक्टिव कवरिंग मेनिंजियस कहलाती है, जो तीन होती है, ड्यूरामेटर, एरिगोनॉइड मैटर, पायामेटर। ठीक है साहब, वो उछल गई और सीएसएफ उछल गया, तो मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन के साथ में सीएसएफ। प्यारे दोस्तों मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन के साथ में सीएसएफ नजर आए, वो मेनिंजियोसील कहलाता है। मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन के साथ में सीएसएफ नजर आता है, वो क्या कहलाता है? तो जवाब दीजिएगा मेनिंजियोसील। और मेनिंजियोमाइलोसील का मतलब क्या होता है कि सर यहां जो रीढ़ की हड्डी का मामला था, वो भैया जी मेनिंजियस आई, उसके साथ में सीएसएफ आया। अरे ये तो आया कुछ नर्व ट्रैक आ गए। अरे अंदर कौन आ गए? नर्व ट्रैक। और जब नर्व ट्रैक अंदर आ जाते हैं तो आपको पता है बच्चे में पैरालिसिस हो जाता है। तो इसमें इरिवर्सिबल डैमेज देखने को मिलेगा, बच्चे के लोअर लिम्ब में वीकनेस, पैरालिसिस। तो मैंने कुल मिलाकर के बीमारी का टाइप, या ध्यान रखिएगा कितनी छोटी गलती है जो कितना बड़ा रूप धारण कर लेगा। कहने का मतलब प्यारे दोस्तों, कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है और अगर वो विटामिन B9 जिसका नाम है फोलिक एसिड, अगर उसकी गोली नहीं खाती है तो उसमें क्या हो सकता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में पहला नाम मैंने बोला है कि उसके बच्चे के सर के ऊपर हड्डी नहीं मिले, डायरेक्ट ब्रेन एक्सपोज मिलेगा। वो बोलेगी ये हिप्पोकैम्पस है, ये अमाइगडाला है, ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी है, ये है भैया जी, ये वो है मेडुला ओब्लांगेटा, ऐसे करेगी और वो बच्चा सेकंडों में मर जाता है, विद इन सेकेंड में डेथ हो जाती। क्यों? क्योंकि ऐसे जिंदा थोड़ी रहेगा। दूसरा वो बच्चा जो अगर गोली नहीं लगी, तो दूसरा हो सकता है कि उसके बच्चे के सर की हड्डियों के बीच में खोखला पार्ट मिले और अंदर के ऑर्गन बाहर की तरफ प्रोट्यूज हो। जैसे कि भैया जी आपको होली के त्योहार में नहीं निकलती है पिचकारी, जी हां बलम पिचकारी, वैसा आपके सर के हड्डियों के बीच में से क्या होंगे? अंदर के पार्ट प्रोट्यूज हो सकते हैं। तीसरा हो सकता है कि उस बच्चे की रीढ़ की हड्डी टूटी फूटी मिले। अरे रीढ़ की हड्डी के ऊपर जो कवरिंग होती है वो आपको क्या मिल सकती है सर? या तो उसकी हड्डी का एक दो पार्ट कंपार्टमेंट, जैसे कि पूरी बनी हुई है, यहां से दो डिस्क गायब। सर दो डिस्क गायब है तो या तो ओकल्टा है, गड्ढा है, इसके ऊपर थप्स वगैरह, हेयर वगैरह बन रहा है, ठीक है चलेगा। इधर क्या बना दिया मैंने? सिस्टिका। सिस्टिका का मतलब शेक लाइक स्ट्रक्चर। सिस्टिका का मतलब क्या है? शेक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। ये देखो शेक बन रहे। शेक दो प्रकार के, एक में तो सिर्फ मेनिंजियस और पानी आया, ज्यादा नुकसान नहीं है, थैली को फोड़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन कर देंगे ठीक हो जाएगा। इधर क्या हो गया? नर्व ट्रैक आ गया, बच्चे में लकवा मार गया, बच्चा पैदा होगा तो लोअर वीकनेस के साथ ही होगा। अब इन सब के लिए एक सवाल आता है कि ऐसे बच्चों को जन्म के टाइम कौन सी पोजीशन देना चाहिए? उल्टा सुलाओ, प्रोन पोजीशन। क्यों? सीधा सुलाते ये शेक फट जाएगा भाई, ये थैली फट जाएगी। अगर ये बच्चा सीधा सोएगा तो ये फूली हुई थैली फटेगी नहीं, क्या फटेगी? तो ऐसे पेशेंट के लिए हमेशा क्या करनी है? एडवाइज, तो आपको जवाब देना प्रोन पोजीशन। कौन सी पोजीशन देनी है? प्रोन पोजीशन बोले तो उल्टा सुलाना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे सुलाना? उल्टा। अब प्यारे दोस्तों ये तो कमियां पटा दी, डरा दिया, धमका दिया। अब आपको बोल रहे हैं कि प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड चाहिए। कब चाहिए? जब अंग बने। अंग कब बनते हैं? शुरुआत में।
अंग बनने का मतलब ऑर्गेनोजेनेसिस, और ऑर्गेनोजेनेसिस कब होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो प्यारे दोस्तों बेस्ट टाइम क्या होता है फोलिक एसिड का? तो ध्यान रखिएगा बेस्ट टाइम होता है बेस्ट टाइम क्या होगा? एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, कंसेप्शन के समय फोलिक एसिड सजेशन करो कि भाई जब कोई भी मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर प्रेगनेंसी का प्लान करे कि अब भैया जी आज अपन माहौल बनाएंगे, तो उनको बोलो पहले शुरू कर दो। अगर ये ऑप्शन में नहीं आए तो आपका जवाब जाना चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर। क्या जवाब जाना चाहिए? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और ये तो हो गया। सिर ये गोली कितनी रिक्वायर होती है? तो रिक्वायरमेंट होती है 400 माइक्रोग्राम की। ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछे रिक्वायर्ड कितनी है तो जवाब देना 400 माइक्रोग्राम। लेकिन अवेलेबल कितनी होती है मार्केट में? तो ध्यान रखिएगा अवेलेबल कितनी होती है या गिवन कितनी, देते कितनी है, जितनी अवेलेबल होती है उतनी देते हैं, 500 माइक्रोग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कल को एग्जामिनर चिल्ला के बोले कि हाउ मेनी डोज शुड बी रिक्वायर फ्रॉम द प्रिवेंशन ऑफ एनटीडी, तो जवाब देना है 400 माइक्रोग्राम। लेकिन देते कितनी है? 500। क्यों? मार्केट में 500 ही मिलती है, 400 की गोली नहीं है। ये पहली चीज हो गई। नेक्स्ट, अगर कोई फीमेल है जिसका इतिहास ही यही है कि पिछला बच्चा भी न्यूरल ट्यूब का हुआ, तो उसको बोलना है बहन जी कृपया करके इस बार प्रेगनेंसी से 3 महीने पहले गोली खा लेना। स्टार बना करके लिखिएगा, इफ हिस्ट्री ऑफ neural tube defect then folic acid given 3 month प्रायर टू प्लान। 3 महीने प्रेगनेंसी से पहले दो, और उसका डोज भी क्या रहेगा प्यारे दोस्तों? 4000 माइक्रोग्राम, या जिसे आप बोल सकते हो 4 mg कि ध्यान रखिएगा ये वाला डोज काम में लिया जाता है। अरे कौन सा डोज काम में लोगे? 4000 माइक्रोग्राम, या जिसे आप क्या बोल सकते हो प्यारे दोस्तों? 4 mg। अरे क्या काम में ले सकते हो? 4 mg वाला काम में लेंगे। समझ में आई मेरी बात? तो ध्यान रखिएगा बेस्ट टाइम क्या है? कंसेप्शन के साथ दे दो। वो ऑप्शन में नहीं आए तो पहले ट्राइमेस्टर में देना है। पूरे ट्राइमेस्टर में चाहिए कितना? 400। अवेलेबल कितना? 500। देना कितना? 500। कितने दिन देना? 100 दिन। बोले 3 महीने दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब, आगे भी दोगे कोई नुकसान नहीं है, आगे भी दे रहे हो तो कोई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये खून में भी वृद्धि करवाती है, हिमोपोइसिस करवाती है। लेकिन अगर कोई फीमेल ये बोले कि मेरा पिछला बच्चा भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का हुआ था, तो उन्हें बोलना बहन जी हाथ जोड़ के निवेदन है कृपया करके या तो अरे 3 महीने पहले ले लो, और 3 महीने पहले न लो तो 1.5 महीने पहले तो लेना ही है, मैंडेटरी है। 6 वीक बिफोर मैंडेटरी है। क्लियर है? वो डोज क्या रहेगा? तो आपका डोज जवाब जाएगा 4000 माइक्रोग्राम, या जिसे 4 mg के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? तो आपके सवाल का जवाब क्या देखने को मिलेगा प्यारे दोस्तों? तो पहला बोल रहा है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड, थर्ड या बिफोर कंसेप्शन, तो बेस्ट टाइम है बिफोर कंसेप्शन। अरे कंसेप्शन से पहले ही ले लो। सबसे बढ़िया जवाब क्या होगा? बिफोर कंसेप्शन। अगर ये ऑप्शन में नहीं आता तो ये ऑप्शन राइट जाता। ठीक है, आप सब लोगों का सही था, कुछ बच्चों का गलत था, कोई बात नहीं। गिरते हैं 100 सवारे मैदान जंग में, वो तिफली क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या देखने को मिलेगा प्यारे मित्रों? नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ रहा है सीजोफेनिया इज कैरेक्टराइज बाई। अरे भैया जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सीजोफेनिया क्या है, तो पहले पढ़ा दूं फिर सवाल पे आ जाएंगे। चलो, सीजोफेनिया प्यारे दोस्तों, एक दिन के सेशन में मैंने आपको साइकोसिस और न्यूरोसिस बताया था। यानी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं, साइकोसिस और न्यूरोसिस। यानी वो व्यक्ति जो अपने मानसिक रूप से बीमारी को माने कि मैं बीमार हूं और निर्णय लेने की क्षमताएं होती है, वो तो होता है न्यूरोसिस। और वो व्यक्ति जो माने ही नहीं कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूं और निर्णय लेने की क्षमताएं भी नहीं होती है, यानी इनसाइट और जजमेंट जिसमें एब्सेंट होते हैं, होता है साइकोसिस। और साइकोसिस का टाइप है सीजोफेनिया। अब सीजोफेनिया किसका डिसऑर्डर है? तो याद रखिएगा इट इज ए डिसऑर्डर ऑफ बैट। इट इज ए डिसऑर्डर ऑफ बैट।
ये किसका डिसऑर्डर देखने को मिलता है? बेट, बिहेवियर अफेक्ट थॉट का। अरे किसका देखने को मिलता है? बिहेवियर अफेक्ट थॉट। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, व्यक्ति के बिहेवियर अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब इमोशन, थॉट का मतलब सोच, इसका डिसऑर्डर है। सिजोफेनिया के बारे में जानकारी किसने दी थी? तो एमाइल क्रिप्लिन ने बताया था। अरे ये ध्यान रखिएगा, पहले किसने बताया था प्यारे दोस्तों? यूगेन ब्रूवर ने बताया था सिजोफेनिया के बारे में। ध्यान रखिएगा किसने बताया था? यूगेन ब्रूवर। ध्यान रखिएगा। और अब ध्यान रखिएगा, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या देखने को मिलता है? एमिल क्रिप्लिन। उसने क्या नाम दिया था कि डिमेंशिया प्रीकॉक्स। क्या बोला था इसको? डिमेंशिया। अरे इसी बीमारी को नाम क्या दे दिया? डिमेंशिया प्रीकॉक्स। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि सिजोफेनिया का पुराना नाम क्या है तो डिमेंशिया प्रीकॉक्स। सिजोफेनिया का पुराना नाम क्या है तो डिमेंशिया प्रीकॉक्स था। किसने बताया था? एमाइल क्रिप्लिन ने बताया था। ये नॉर्सेट का पूछा हुआ सवाल है। सिजोफेनिया शब्द का इजाद किसने किया था? यूगेन ब्लूवर ने किया था। सिजोफेनिया किसका डिसऑर्डर है? बिहेवियर अफेक्ट थॉट का है। सिजोफेनिया के टाइप कितने आते हैं? 4। एक टाइप आता है जिसे अपन बोलते हैं सिंपल सिजोफेनिया। दूसरा नाम आता है जिसे बोलते हैं हेबेफ्रेनिक सिजोफेनिया, हेबेफ्रेनिक सिजोफेनिया, या जिसे बोला जाता है डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफेनिया। तीसरे नंबर का टाइप क्या देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों? सिंपल हो गया, हेबेफ्रेनिक हो गया, पैरानोइड सिजोफेनिया, और लास्ट देखने को मिलता है कैटाटोनिक सिजोफेनिया। कैटाटोनिक 2 प्रकार का होता है, एक होता है एक्साइटेड और दूसरा होता है स्टूपर। ध्यान रखिएगा, अब चीजों को समझें। 4 प्रकार के सिजोफेनिया होते हैं। ये आपके सामने मैंने टाइप्स लिखे हैं सिजोफेनिया के प्यारे मित्रों। पहला टाइप लिखा सिंपल सिजोफेनिया, यानी व्यक्ति धीरे धीरे सोसाइटी से विड्रॉल करने लग जाता है। मम्मी पापा से, भाई बहन से, रिश्तेदारों से बातचीत कम कर दी, खाना पीना कम कर दिया, अलग से खुद को सोसाइटी में रखने लग गया, रूम बंद करने लग गया, जिंदगी को थोड़ा थोड़ा परिवर्तन, अजीबोगरीब बिहेवियर देखने को मिलता है, वो सिंपल सिजोफेनिया होता है। क्या होता है? सिंपल सिजोफेनिया। हेबेफ्रेनिक सिजोफेनिया का मतलब होता है 55 से बचपन में चला जाना। एक मैच्योर इंसान जो अपनी जिंदगी को जी रहा है, वो आजकल छोटी छोटी चीजों को लेकर जिद करने लग गया। अपने भैया जी मान लीजिएगा जिन चीजों की प्राइवेसी मेंटेन करनी थी उनको भूलने लग गया और ऐसी डिमांडें करने लग गया जिसका कोई सेंस ही नहीं है। मान लीजिएगा एक व्यक्ति अपने ऑफिस से आता है और अपनी मम्मी और बीबी के सामने पैर पटक के रोने लग जाता है कि मुझे डेयरी मिल्क दिलाओ नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। इसका मतलब उसमें हेबेफ्रेनिक वाली कंडीशन डेवलप होने लग गई। ध्यान रखिएगा, वो थंब सकिंग करने लग गया, नेल बाइटिंग करने लग गया। अरे भैया जी ध्यान रखिएगा, यूरिन पास आउट करने लिए वॉशरूम में, बाथरूम में जाना था, वो भैया जी सड़क पे खड़ा होकर के यूरिन को पास आउट करने लग गया, वो चिल मारने लग गया, छोटे छोटे कपड़े पहनने लग गया। ऐसी हरकतें देखने को मिले तो समझ लेना वो हेबेफ्रेनिक सिजोफेनिया का पेशेंट है। पैरानोइड सिजोफेनिया का मतलब, पैरानोइड सिजोफेनिया का मोस्ट मार्क फीचर्स है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का मतलब होता है कि मरीज के दिमाग में एक ऐसी भ्रांति, एक ऐसी बात बैठ जाती है, अनसेकेबल थिंकिंग, या जिसे फॉल्स फिक्स बिलीफ बोला जाता है। यानी उसे कोई माई का लाल बोले तो उसका खुद का बाप या माई चेंज नहीं कर सकते। उस बच्चे के दिमाग में या उस व्यक्ति के दिमाग में हर पल ये आता है कि ये मुझे मारना चाहता है। ऑफिस में गया, सिक्योरिटी वाला बंदूक लेके बैठा है, जाते ही बोला कोई गुड मॉर्निंग सर, तो बंदूक लेके खड़ा हुआ तो उसको लगा कि बंदूक लेके बैठा है, गोली मारेगा। अंदर गया तो भैया जी ऑफिस में बॉस इस पेन को यूं घुमा रहे थे तो उसको लगा कि ये पेन मार के मारेगा। घर पे गया तो मम्मी सब्जी काट रही थी, मम्मी के हाथ में चाकू देखा तो लगा आज मम्मी चाकू घोंस के मार देगी। अरे अंदर बेडरूम में गया तो बच्चे क्रिकेट के लिए बैट लेके बैठे थे, अरे भैया जी बैट को घुमा रहे थे तो लगा कि आज बैट की मार के मारेगा। तो कुल मिलाकर के हर टाइम मारने काटने के बारे में इसके शक संदेह बना रहता है। दैट इज कॉल्ड पैरानोइड सिजोफेनिया। नेक्स्ट आता है कैटाटोनिक। कैटाटोनिक एक्सट्रीम कंडीशन होती है जिसके 2 टाइप है, एक्साइटेड और स्टूपर। स्टूपर का मतलब होता है व्यक्ति म्यूट एंड मोशनलेस हो जाता है, न तो बोले, न हंसे, न रोए, न चिल्लाए, न चले, न कुछ भी करे, वो कहलाता है स्टूपर। जैसे कि आप लोगों ने डमी देखा होगा मार्केट में। एक्साइटेड का मतलब वाइल्डिस्ट बिहेवियर, जंगल जैसे, जानवरों जैसी हरकतें करने लग जाए, वाइल्डिस्ट बिहेवियर। वाइल्डिस्ट बिहेवियर का मतलब क्या देखने को मिलता है? इतनी खतरनाक कंडीशन इनके अंदर डेवलप हो जाती है जिसके शब्दों के अंदर इजाद नहीं कर सकते, खुद को नुकसान, सामने वाले को नुकसान। ऐसी कंडीशन वाला मरीज आता है वो सिजोफेनिया वाला होता है। सिजोफेनिया के इलाज के लिए हमें क्या करना पड़ता है प्यारे दोस्तों? तो इसके अंदर अलग अलग इलाज होता है। एक होता है जिसे अपन बोलते हैं साइकोथेरेपी। अरे क्या दिया जाता है? साइकोथेरेपी, यानी इसे मानसिक रूप से संतुलन को ठीक करने के बारे में ज्ञान दिया जाता है। नेक्स्ट इसमें दवाई दी जाती है जिसका नाम है साइकोफार्मेकोलॉजी। साइकोफार्मेकोलॉजी
फार्मेकोलॉजी जो मैंने कई दफा आपको पढ़ा रखी है, टिपिकल और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक के रूप में प्यारे दोस्तों हेलोपेरिडोल है, क्लोरोप्लोमाजिन है, रेस्पेरिडोल है, ओलेंजापिल है, क्यूटिपिन्स है, ये सारी दवाइयां मैंने आपको पढ़ा रखी, ईपीएस नॉन ईपीएस सब पढ़ा रखा है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद इस मरीज में आखिरकार कुछ भी नहीं होगा। वो कहते हैं ना, ईसा की अजब से जब दूर किनारा होता है तो डूबी कश्ती का बस एक भगवान सारा होता है, लास्ट में कुछ नहीं चलेगा तो इसको जोर का झटका हाई जोरों से लगाएंगे। बोले तो इस मरीज में ईसीटी लगाएंगे, करंट लगाएंगे, जिस करंट का मतलब होता है कि ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटी को नॉर्मल एक्टिविटी में करंट कन्वर्ट कर देना, वो कहलाती है ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के नाम से जाना जाता है। ईसीटी के बारे में अगर 2 मिनट के लिए बोलूं, क्योंकि समय का अभाव है, लिखेंगे नहीं तो समझ लेते हैं। ईसीटी के बारे में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है जो ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटी को नॉर्मल एक्टिविटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है। प्यारे दोस्तों, यूगो सरलेटी और लूसी नबीनी ने 1938 में इसके बारे में जानकारी दी थी। ईसीटी के अंदर भैया जी ईसीटी 2 प्रकार की लगाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब मरीज को एनपीओ रखा है, एनपीओ रख करके आपने मरीज को क्या किया, एनपीओ रखा, एट्रोपिन लगाया और ईसीटी लगा दी है, डायरेक्ट ईसीटी कहलाती है। नई वाली इनडायरेक्ट या मॉडिफाइड ईसीटी होती है, मरीज को एनपीओ रखते हैं, एट्रोपिन लगाते हैं, सक्सेनाइल कोलिन लगाते हैं, सोडियम पेंटोथेन लगाते हैं। उसके बाद मरीज को ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन देने के बाद मरीज में ईसीटी लगाते हैं। एक ईसीटी यानी एक करंट का मरीज में टाइम होता है 0.5 to 1 सेकंड। ध्यान रखिएगा, 1 सेकंड से ज्यादा मरीज को किसी भी हालत में ईसीटी नहीं देनी होती है। ध्यान रखिएगा, यानी बटन चालू और बंद इतना साथ ही होता है। ईसीटी से पहले मरीज को भूखा जरूर रखा जाता है। बालों में तेल वेल लगाता है तो बंद करना है। एंटी सीजर जैसी दवाई खाता है तो बंद करनी है, वरना थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगी। ईसीटी के दौरान ये जरूर देखना है कि मरीज में 30 सेकंड तक तान आ रही है या नहीं आ रही है, और नहीं आ रही है मतलब ईसीटी खराब है। एक मरीज को एक ईसीटी से कुछ नहीं होगा, 6 से 12 ईसीटी देनी होती है। ध्यान रखिएगा, 6 से 12 मरीज में ईसीटी दी जाती है। ईसीटी देने के बाद ईसीटी के कॉम्प्लिकेशन के बारे में हमेशा सवाल आ जाता है, या कई बार ईसीटी की लोकेशन पूछ लेता। लोकेशन क्या होती है, तो बाई टेम्पोरल लोब पे लगाई जाती है। बाई टेम्पोरल लोब का मतलब मरीज के आउटर कैंथस से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो ट्रेगस ऑफ ईयर होती है, और उससे 3 सेंटीमीटर ऊपर सेंटर पॉइंट पे लगाते हैं, यानी यहां ईसीटी लगाई जाती है, झटका यहां पे लगाया जाता है। ये 2 प्रकार का होता है कि भैया जी, अरे मोनोपोलर और बाइपोलर दो साइड में लगती है। बाइपोलर का मतलब दोनों साइड में करंट लगाएंगे, कुछ सोचने जैसा नहीं है। लेकिन मोनोपोलर दिमाग के एक साइड में लगाना है तो कौन सी साइड सेलेक्ट करें, तो दैट इज कॉल्ड नॉन डोमिनेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। फोकस, नॉन डोमिनेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। ध्यान रखिएगा, डोमिनेंट का मतलब व्यक्ति का मुख्य हिस्सा, जैसे कि मैं राइट हैंड पर्सन हूं, यानी मेरा मुख्य हाथ कौन सा, राइट। इसका मतलब मेरा मुख्य दिमाग कौन सा, लेफ्ट। मेरा दिमाग, मुख्य दिमाग कौन सा, लेफ्ट। तो राइट हैंड के पर्सन में लेफ्ट साइड दिमाग को डोमिनेंट ब्रेन बोलते हैं। मैंने बोला नॉन डोमिनेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी राइट साइड के पर्सन में राइट साइड में ईसीटी लगानी, लेफ्ट वाले में लेफ्ट में ईसीटी लगानी। ईसीटी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है रिट्रोग्रेड एमनेशिया या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जैसी समस्याएं देखने को मिलती है, यह ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मरीज में मैक्सिला फ्रैक्चर, लंबार फ्रैक्चर जैसी चीजें भी देखने को मिलती है, टंग बाइटिंग जैसी चीजें देखने को मिल सकती है। तमाम चीजों को मिलाओगे तो दिल से निकलेगा बोलो भगत और भगवान की जय। ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोला जाता है, ईसीटी। कुल मिलाकर के इस प्रकार का इस मरीज में इलाज किया जाता है, किसमें, सिजोफ्रेनिया वाला। उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास होगा कि इतना तो कभी ऑफलाइन में नहीं पढ़ा होगा जितना यूट्यूब की क्लास में तुम पढ़ने जा रहे हो, क्योंकि ये क्या है, 360। और ध्यान रखिएगा, नर्सिंग की क्षेत्र में सबसे ज्यादा एपिसोड लेने वाली वन एंड ओनली क्लास कौन सी है, 360। ध्यान रखिएगा, सिजोफ्रेनिया क्या है, पहला बोल दिया परसिस्टेंट मेमोरी इंपेयरमेंट एंड कंफ्यूजन। प्यारे दोस्तों, एक दिन मैंने पढ़ाया था मेमोरी इंपेयरमेंट बोले तो एमनेशिया, याददाश्त में गड़बड़ा जाना, मामला गड़बड़ हो जाना। डिमेंशिया क्या कहलाता है, डिमेंशिया। प्यारे दोस्तों, मैंने एक एग्जांपल दिया था डिमेंशिया में। मोस्ट कॉमन डिमेंशिया होता है अल्जाइमर डिमेंशिया, यानी आपके घर में बूढ़े रिश्तेदार होंगे, दादा दादी होंगे या परदादा दादा दादी होंगे, उनसे आपने सुना होगा, नाना नानी से सुना होगा, उन्हें याद नहीं रहता। खाना खाया, प्लेट यहीं पड़ी और आवाज लगाते हैं, अरे बेटा आज खाना तो दे दो, आज खाना नहीं खिलाओगे क्या। अरे वो भैया जी अपने मोबाइल को लेकर के किसी को फोन लगाने के लिए मोबाइल निकाला, उसके बाद यूं बैठ जाते हैं, अरे यार मैंने फोन क्यों लिया। इसे डिमेंशिया कहते थे। ब्रेन की वेसल श्रिंक हो जाने के कारण दिमाग के पार्ट को खून नहीं मिला, जिसके कारण सेलुलर श्रिंक हो गया और भूलने की, याददाश्त की बीमारी आ गई। कोई बात नहीं है, दवाई लो, जिंदगी भर मौज करो, चिल मारो। कौन सा गर्लफ्रेंड का नाम भूल गए। दूसरा लिखा हुआ लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड सेल्फ स्टीम, अपनी आइडेंटिटी को भूल जाना। अरे अपनी मंजिल को भुला करके जिए तो क्या खाक जिए, है दम तो उसे पा करके दिखा, और लिख दे अपने खून से अपनी कामयाबी, और बोल इस किस्मत को कि है औकात तो मिटा के दिखा। अरे लेकिन यहां औकात नहीं, यहां आइडेंटिटी भूल गया। अरे अपने बारे में भूल गया। सर ये आपका तो है, आपने सुना होगा फ्योग बनता है, आइडेंटिटी डिसऑर्डर बनता है, डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बनता है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बनता है। तो व्यक्ति मेमोरी लॉस के दौरान अपनी आइडेंटिटी को भूल जाता है, चोट लगने के पोस्ट ट्रॉमेटिक चीजों में भी भूल जाता है। चलो
मल्टीपल पर्सनैलिटी एंड डिक्रीज सेल्फ स्टीम। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मतलब एक व्यक्ति एक ही जीवन में दो लोगों का किरदार निभाने लग जाता है, दो दो लोगों का, जैसे कि आपने मूवियों में देखा होगा उस प्रकार से चीजें नजर आती है, उड़ा दो। लास्ट लिख दिया डिस्टर्बेंस इन अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब अभी मैंने लिखा था। परसेप्शन का मतलब सेंसरी परसेप्शन, इल्यूजन, हेलुसिनेशन, थॉट, कंटेंट एंड बिहेवियर। तो कुल मिलाकर के सिजोफेनिया का डिसऑर्डर क्या होगा, यही। अब मुझे भैया जी जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताओगे सिजोफेनिया में 4A सिम्टम आते हैं। अरे सिजोफेनिया में 4A सिम्टम आते हैं, वो एक भी सिम्टम मैं नहीं लिखूंगा, सिर्फ तुम ही लिखोगे, तुम ही लिखोगे, तुम ही लिखोगे। तो जल्दी से छाप दो मेरे सामने कमेंट बॉक्स में बैठे हुए सारे के सारे गूगल स्टूडेंट, जरा से गूगल को हैंग कराओ। ऑटिज्म, अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट, एम्बिवेलेंस, एसोसिएटिव लूजनेस। वेल डन बेटा, बहुत बढ़िया। क्या देखने को मिलते हैं, तो ये चार नाम देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलता है, ऑटिज्म। अरे क्या देखने को मिलता है, अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट, अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट। ध्यान रखिएगा, एसोसिएटिव लूजनेस, एसोसिएटिव लूजनेस। और भैया जी क्या होता है, अरे भैया जी इसके बाद में एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस प्यारे दोस्तों, इन चारों शब्दों को समझिएगा। क्लासिकल सिम्टम में 4 है। ओटिज्म, ओटिज्म का मतलब व्यक्ति अपनी ही जिंदगी में मशगूल हो जाता है, दुनियादारी बाढ़ में जाए उसे कोई मतलब नहीं है, वो अपनी ओवन फैंटेसी में, अपने सपनों में, वटरम सटरम में। ओटिज्म ज्यादातर बच्चों में पाया जाता है, लेकिन यहाँ सिजोफेनिया में दूसरे में भी देखने को मिल सकता है। वो अपनी जिंदगी में मशगूल होता है, पड़ोसी क्या कर रहा है, मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट, अफेक्ट का मतलब मैंने बताया था इमोशन, मूड। इन एप्रोप्रिएट का मतलब गलत। सामने वाला खुशी की बात बता रहा है, तुम चेहरा लटका के बैठे हो। सामने वाला भैया जी मौत की बात बता रहा है, तुम चिल्ल मार रहे हो। तो कुल मिलाकर के अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट यानी गलत प्रदर्शन। सामने वाला जैसे कि मैंने फोन उठाया और बोला कि बधाई हो मेरे दोस्त, तुझे तेरा सिलेक्शन हो गया। उसने बोला हाँ ठीक है। अरे क्या हाँ ठीक है, सिलेक्शन हो गया, नाच यार, गा, पड़ोसी को मिठाई खिला, काजू कतली मुझे खिला। अरे अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट का मतलब गलत इफेक्ट दे रहा है। एसोसिएटिव लूजनेस का मतलब बोली गई बात का सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। जैसे कि भैया जी मम्मी ने मुझे खाने का बोला, सचिन क्रिकेट अच्छा खेलता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, एग्जाम देने के बारे में सोच रहा हूं, लेकिन फुटबॉलर बन करके मार्केट में दुकान खोलूंगा। अरे ये क्या बात बोल दी, ऐसी बात बोल दी, मतलब कोई सामंजस्य ही नहीं है। मम्मी ने खाना दिया, सचिन क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल में मन नहीं लगता, पढ़ाई करने का विचार नहीं है, अरे तैयारी करके मार्केट में दुकान खोलूं। कहना क्या चाहते हो, तो कहना क्या चाहते हैं हमको भी पता नहीं है, लेकिन इसी को एसोसिएटिव लूजनेस कहते हैं। एसोसिएटिव का मतलब बोली गई बात का सामंजस्य नहीं है, लूज हो गई। एम्बिवेलेंस, एम्बिवेलेंस का मतलब एक ही पर्सन के लिए दो प्रकार के पोल डेवलप कर लेना, एम्बिवेलेंस कहलाता है। जैसे कि भैया जी आप अपने पापा के लिए डेवलप कर लेते हो कि भैया जी पापा हर टाइम डांटते रहते हैं, हर टाइम गालियां बोलते रहते हैं, हर टाइम ये बोलते रहते हैं सबसे निकम्मा या सबसे निकम्मा या निकम्मी बच्चे मेरे वाले देखने को मिलते हैं, पढ़ाई में कुछ भी नहीं है, जीरो है। देखो शर्मा जी का बच्चा देखो, वर्मा जी का बच्चा देखो, उसका इंजीनियर बन गया, उनका डॉक्टर बन गया, मेरा ये निकम्मे पता नहीं मेरी छाती पे कब तक मूंग डलेगा, कुछ करता नहीं है, खाता जाता वाता नहीं है। आपने पूरा पापा के लिए फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया, अगले ही मिनट बोला यार पापा की एक बात तो गजब है, पैसे जब भी मांगे मना नहीं किया, 5,000 मांगते हैं 7,000 भेजते हैं। तो कुल मिलाकर के एक सेकंड के लिए पापा की बुराई और अगले ही सेकंड पापा की तारीफ का मतलब दैट इज कॉल्ड एम्बिवेलेंस। सिद्धार्थ सर सारे सब्जेक्टों को खतरनाक लपेट लेते हैं और 360 में रोज पढ़ाते, रोज सेशन लाते हैं, लेकिन कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं आज। अरे कहने का मतलब सारी चीज ठीक, एक नेगेटिव, या क्लास में लपेट लेते हैं, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मम्मी के बारे में मम्मी से जो चीज की डिमांड कर दो किसी की मना ही नहीं करती, हाँ करवा देती है, लेकिन यार मम्मी हर बात में पूछती रहती, कहां पहुंचा, कब घर आएगा, इतना लेट कैसे हो गया, लेट क्यों हो गया, क्यों जा रहा है, नहीं जाना है, ये वो। तो कुल मिलाकर के एक टाइम की परमिशन और दूसरी टाइम की रोक टोक। एक ही पर्सन के लिए दिमाग में दो पोल बनना क्या कहलाता है, एम्बिवेलेंस। तो ये चारों सिम्टम किसके हैं, सिजोफेनिया के, और सिजोफेनिया होता है खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देखें, पहचाने, परखें और फिर अपना बेहतरीन जवाब दें। रुकना झुकना थकना किसी भी बच्चे को नहीं है और रटना भी किसी भी बच्चे को नहीं है। अभी तक जिस बच्चे ने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया, मैक्सिमम लोगों तक कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अरे जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया।
अरे कहां खो गए, जवाब ना दे पा रहे हो क्या? ए पेशेंट इज डायग्नोस्ड विद द सिलाइक डिजीज, एक मरीज है जिसको बीमारी हो गई है प्यारे दोस्तों, किसकी? सिलाइक डिजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडिंग इन द डाइट ऑफ द पेशेंट, उस मरीज को कौन सी डाइट दे? तो सबसे पहले सिलिक डिजीज को क्या बोला जाता है, या सिलिक डिजीज क्या होती है? इसी को बोला जाता है गुलेटिन एंटेरोपैथी। गुलेटिन एंटेरोपैथी का, एंटेरो मतलब इंटेस्टाइन, पैथी का मतलब पैथोलॉजी, और गुलेटिन का मतलब गुलेटिन के कारण। कई व्यक्ति होते हैं जिनमें गुलेटिन प्रोटीन की कमी होने के कारण गुलेटिन कंटेनिंग फूड से एलर्जी देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा, गुलेटिन कंटेनिंग फूड कौन से होते हैं? यानी खाने में एक चीज आती है जिसे बोला जाता है ब्रो। अरे क्या बोला जाता है? बार्ले, रे और स्वीट। अरे क्या बोला जाता है? ब्रो। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सा खाना बोल रहा हूं? बार्ले, रे, ओट्स और व्हीट। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ व्यक्तियों के शरीर में गुलेटिन प्रोटीन की कमी होने के कारण उनमें बार्ले, रे, ओट्स और व्हीट यानी गेहूं से तक एलर्जी हो जाती है। और सर ये कैसी एलर्जी क्या है, ये जनरलाइज है या लोकलाइज है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी भैया जी इंपॉर्टेंट चीज है कि लोकलाइज एलर्जी है। लोकलाइज क्या देखने को मिलती है? एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलती है। लोकलाइज एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलती है, जिसके कारण व्यक्ति में क्या हो जाता है? अगर वो व्यक्ति गेहूं की चीजें, ओट्स की चीज, रे या बार्ले को अगर वो खा लेता है तो प्यारे दोस्तों उसमें सीवियर डायरिया, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन वाली चीजें आएगी। माल एब्जॉर्प्शन जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं, क्योंकि खाने का कोई डाइजेशन नहीं होगा, मरीज बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा, डायरिया चलता रहेगा। तो ऐसे मरीज को क्या एडवाइज करनी है? एडवाइज टू अवॉइड ए गुलेटिन फ्री डाइट। अरे एडवाइज क्या करना है? तो यूज गुलेटिन फ्री डाइट। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, गुलेटिन फ्री डाइट लेना है। और इसके लिए प्यारे दोस्तों, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? गुलेटिन फ्री डाइट को कई बार अपन पैक्ड फूड वगैरह खाते हैं तो ऑलवेज चे के इंग्रेडिएंट्स, अगर मार्केट में जाकर के पिज्जा, बर्गर, चाउमीन वाउमीन खा रहे हो और उसका पैकेट खा रहे हो तो पैकेट पे पढ़ो कि इसमें मिला हुआ क्या है। अगर उसमें लिखा हो बार्ले, रे, ओट्स, व्हीट तो नहीं खाना है। ध्यान रखिएगा, ऑलवेज चेक द ingredients before use of product। अरे भैया जी, प्रोडक्ट का यूज करने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स को जरूर देखना है। अरे प्रोडक्ट को यूज करने से पहले उसके इंग्रेडिएंट को आपको जरूर चेक करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट, फिर इसको खिलाएं क्या? अरे कुछ तो खिलाओ बेचारे को। अरे तो इसे माइज दे दो, मक्का। अरे क्या दे दो? माइज दे दो। इसको क्या दे दो? कॉर्न दे दो। इसको क्या दे दो? मिलेट दे दो। ध्यान रखिएगा, बाजरा, मक्का खिलाया जाता है, यानी वो लोग जिनको गेहूं से भयंकर वाली एलर्जी हो जाती है, अगर गेहूं से खाएंगे तो डायरिया हो जाएगा, शरीर का वजन घटेगा, खून की कमी आएगी, बहुत ज्यादा तकलीफें होगी, शरीर ठंडा पड़ जाएगा। अरे भैया जी, कुपोषण का शिकारी जैसी समस्याएं होगी तो वो मरीजों के लिए क्या दिया जाता है? एक जांच करवाई जाती है जिससे ये बीमारी कंफर्म होगी। अरे इसके लिए डायग्नोसिस क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों बायोप्सी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें टिश्यू बायोप्सी करवाएंगे और बायोप्सी करवा के इस बीमारी को कंफर्म किया जाता है कि कहीं आपको भैया जी अरे गुलेटिन एंटेरोपैथी या सिलाइक डिजीज तो नहीं देखने को मिल रही है। सिलाइक डिजीज आपकी जनरलाइज नहीं, लोकलाइज एलर्जिक रिएक्शन होती है, इंटेस्टाइन की विलाई डैमेज कर देती है। अरे इसमें क्या हो जाता है? डैमेज द इंटेस्टाइनल विलाई। अरे क्या देखने को मिलता है? डैमेज द इंटेस्टाइनल। अरे डैमेज द इंटेस्टाइनल विलाई, उस मरीज में इंटेस्टाइनल विलाई डैमेज होना शुरू हो जाती है। अरे क्या डैमेज शुरू हो जाना शुरू होती है? इंटेस्टाइनल विलाई, और विलाई डैमेज हो जाएगी तो क्या वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा? नहीं। क्या इंटेस्टाइन का डायमीटर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, तो लगातार डायरिया होगा। ऐसे मरीजों को बोलना है कि तुम्हें क्या खाना है? मक्का खाओ। अरे मक्का खाओ, या भैया जी कौन से माइज है या बाजरा खाओ, ये चीजें खानी है। बाकी आपको बार्ले, रे, ओट्स, व्हीट वगैरह बिल्कुल नहीं खाना है। ब्रो शुड बी अवॉइडेड। तो ये वाली बीमारी है, तो क्या इसको कोर्टिकोस्टेरॉइड, बेटा कोर्टिकोस्टेरॉइड इम्यूनोसप्रेशन है। विटामिन B12 का मतलब पर्नीशियस एनीमिया इसमें नहीं हो रहा है। फोलिक एसिड का मतलब मेगेलोब्लास्टिक नहीं हो रहा है। आपको यहाँ कौन सी डाइट इसको फ्री देना है? डी। यहीं पे एक सवाल बोल देता हूं, कई बार एग्जामिनर बोलता है प्योर वेगन डाइट वाले मरीज में किसकी कमी होती है? कमेंट करके बताओ। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, प्योर वेगन डाइट वाले मरीज में। अरे कई बार लिखा जाता है वेगन डाइट के पेशेंट में किस चीज की कमी मिलेगी? प्यारे दोस्तों, वेगन डाइट का मतलब प्यारे दोस्तों उसे बोला जाता है प्योरली वेजिटेरियन। क्या बोला जाता है? प्योरली वेजिटेरियन।
प्योरली वेजिटेरियन का मतलब अपन क्या है, आधे आधे वेजिटेरियन है। आधे आधे कैसे हैं, जैसे कि मैं हूं, मैं एग वगैरह नहीं खाता, मीट वगैरह नहीं खाता हूं, तो मैं आधा वेजिटेरियन। प्योर वेजिटेरियन का मतलब वो इंसान जो ये नॉनवेज वाली चीज नहीं खाए, दूध दही घी पनीर श्रीखंड विखंड कुछ नहीं खाए। ऑल मिल्क प्रोडक्ट शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इट जनरेटेड फ्रॉम एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड प्योर वेगन डाइट। प्योर वेगन डाइट यानी शुद्ध जो शाकाहारी है, अपन शाकाहारी हैं, अपन क्या है, शाकाहारी हैं, लेकिन जो वेगन डाइट इंसान कहलाते हैं उन्हें शुद्ध शाकाहारी बोला जाता है। और शुद्ध शाकाहारी इंसान कभी दूध या दूध की बनी चीज को भी नहीं खाता, तो उनके शरीर में दूध या दूध में उपस्थित चीजों की कमी हो जाती है, और उनकी कमी होने के कारण उनमें एक स्पेशल खून की कमी होती है जिसे बोला जाता है भैया जी परनीसियस एनीमिया। अरे क्या देखने को मिलता है, परनीसियस एनीमिया डेवलप होता है ऐसे पर्सन में। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। प्योर वेगन डाइट वाले मरीज, शुद्ध शाकाहारी जो प्योर वेजिटेरियन यानी दूध दही घी पनीर चिकन छाछ वाछ कुछ नहीं खाते हैं, उन लोगों में लगातार ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और उन्हें लगातार विटामिन B12 के इंजेक्शन बाहर से लेने ही पड़ते हैं, क्योंकि वो डाइट में तो खाते नहीं है, तो और उन्हें कहां से मिलेगा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। यहां आपके सवाल का राइट आंसर डी गया। कहीं बार पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन सी चीज खाने से होती है, इसके खिलाएं क्या, तो वो जांच क्या, तो आपकी बायोप्सी। 3 सवाल फेमस है। नेक्स्ट, अरे ये आंकड़ा अटका अटका कैसे नजर आ रहा है? अभी तक किस किस बच्चे ने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है? लाइक वाले बटन को भी देखना है और शेयर वाले को भी देखना है। हर दिन आपके लिए स्क्रीन के ऊपर एक नया आंकड़ा होना चाहिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हो, हमारा कॉन्फिडेंस भयंकर वाला बूस्टअप हो, और आपका कंपैरिजन पढ़ाई का आप अपने दोस्तों के साथ परख सकते हो कि मार्केट में मुकाबला टक्कर का कितना है। पढ़ने वाले बच्चे उतने ही है जितने आपके अभी कमेंट बॉक्स में बैठे हैं। ये चिंता मत कीजिएगा कि पेपर में पता नहीं कितने धुरंधर आएंगे, कोई धुरंधर नहीं है, यही है धुरंधर। इसके अलावा दुनिया तो सो रही है, और जो आज सो रही है वो गारंटी है एग्जाम के बाद रोएगी। और तुम हंसी चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर के सेंटर से निकलोगे और बोलोगे कि 360 डिग्रीज मच मोर सफिशिएंट फॉर ऑल नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम इंडिया एंड अब्रॉड। द बेस्ट पोजिशन टू कीप ए पेशेंट आफ्टर द लंबार पंक्चर। अरे किसी भी मरीज में लंबार पंक्चर करने के बाद कौन सी पोजीशन बेस्ट रहेगी? तो टॉपिक को बछेड़ देते हैं। नाम लिख दिया प्यारे दोस्तों, लंबार पंक्चर। नाम क्या लिख दिया? लंबार पंक्चर। क्या लिख दिया? नाम लिख दिया साहब, लंबार पंक्चर। और लंबार पंक्चर के अंदर अपन बात करते हैं, तो पहली बात तो लंबार पंक्चर का मतलब क्यों करते हैं, तो ध्यान रखिएगा CSF एनालिसिस के लिए। किसके लिए करते हैं? CSF एनालिसिस के लिए, या भैया जी स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए। क्यों करते हैं? या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए क्यों करते हैं लंबार पंक्चर? तो ध्यान रखिएगा डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट के लिए, या मरीज में एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के लिए। एपिड्यूरल सबड्यूरल वो चलता रहेगा। चलो, लंबार पंक्चर के लिए सबसे पहले आपको मरीज के कंसेंट वंसेंट तो सारी चीजें हो चुकी है आप लोगों की, ऐसी मैं मानता हूं। पोजीशन कौन सी देते हैं? तो पहली पोजीशन आप लिख सकते हो फीटल एटीट्यूड पोजीशन। दूसरा इसको मैं क्या बोल सकता हूं? C शेप पोजीशन। तीसरे नंबर पे मैं इसे क्या बोल सकता हूं? तो ध्यान रखिएगा सिटिंग विथ चिन टच टू चेस्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपके सामने क्या बता दिया, फीटल एटीट्यूड पोजीशन दी जाती है, यानी बच्चा जिस प्रकार से अपने मां के पेट में होता है पूरा पिचक के बैठता है। सी शेप पोजीशन का मतलब उसको घुमावदार बना दो, और सिटिंग पोजीशन विद चिन टच टू चेस्ट का मतलब उसे अगर बिठाना है तो उसे बोलो कि गर्दन को पूरा छाती को चिपका ले, ताकि पीछे से रीढ़ की हड्डी खुल जाए। ध्यान रखिएगा जब आप किसी भी मरीज के पीछे के कॉलम देखोगे तो नॉर्मली अगर मान लीजिएगा कि मैं आपके वर्टिब्रास बना देता हूं, ये इस प्रकार से मामला देखने को मिलता है। और इनके बीच में कौन है सर? इनके बीच में CSF रन कर रहा है, और उसके आगे कौन है? स्पाइनल कॉर्ड है। अब याद रखिएगा इसको जैसे ही इसको आगे की तरफ घुमाओगे, अरे भैया जी ध्यान रखिएगा, कोशिश करते हैं कि ये घूमने का इसमें कोई फीचर्स है क्या? घूमने का तो भैया जी घूमेगा तो ये तो पूरा घूमेगा,
चलो इसका कोई ना कोई तोड़ निकाल लेते हैं अपन, चिंता ना करो, कुछ ना कुछ तो करके दिखाएंगे। मान लीजिएगा ये इस प्रकार से है तो अपन इसको इस प्रकार से घुमाएंगे, तो जब ये फीटल एटीट्यूड को आगे की तरफ झुकाओगे तो ये कुल मिलाकर के कॉलम इस प्रकार से खुल जाएंगे। अरे कॉलम क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। तो ये जगह बन चुकी है तो अपन इसके रास्ते से इसमें क्या कर लेंगे, एंट्री कर लेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? अब आपके एग्जामिनर सवाल पूछता है मोस्ट कॉमन साइट। अरे सवाल क्या पूछता है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ लंबार पंक्चर क्या होती है? अरे लंबार पंक्चर की मोस्ट कॉमन साइट क्या देखने को मिलती है? तो आपका जवाब आना चाहिए लंबार पंक्चर की मोस्ट कॉमन साइट होती है L3 L4। और ये किसके लिए होती है प्यारे दोस्तों? एडल्ट के लिए होती है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन वहीं पे आपको L4 L5 काम में लिया जाता है चिल्ड्रंस में। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रंस की कोड थोड़ी नीचे होती है। ध्यान रखिएगा, चिल्ड्रंस की कोड नीचे होती है, इसलिए चिल्ड्रंस की कोड के अंदर नीचे आना है और भैया जी एडल्ट में L3 L4 पे जाना है। दैट इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ लंबार पंक्चर। अब लंबार पंक्चर के लिए जो निडल काम में लेते हैं उस निडल का नाम है टोही निडल। अरे ध्यान रखिएगा कौन सी निडल काम में ली जाती है, तो ध्यान रखिएगा निडल का नाम क्या देखने को मिलता है? टोही निडल काम में ली जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि लंबार पंक्चर का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है? अरे लंबार पंक्चर का अगर आपसे पूछे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा कोड रप्चर। ध्यान नहीं दिया, निडल आगे चली गई, कोड को रप्चर कर देगी। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कोड, पहला नाम लिखिएगा, सॉरी, कोड रप्चर। चलो दूसरे नंबर पे मरीज में क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, तो लिख सकते हो हेडेक। क्या देखने को मिलता है? हेडेक। तीसरे नंबर पे क्या लिख सकते हो? हाइपोटेंशन। अरे क्या देखने को मिलता है? हाइपोटेंशन। और चौथे नंबर पे क्या लिख सकते हो? इन्फेक्शन। अरे क्या लिख सकते हो? इन्फेक्शन। अरे ध्यान रखिएगा पांचवें नंबर पे क्या लिख सकते हो? CSF लीकेज। अरे क्या लिख सकते हो? लीकेज। ध्यान रखिएगा ये सारे कॉम्प्लिकेशन है लंबार पंक्चर के। प्यारे दोस्तों आपने लंबार पंक्चर कर दिया, अब CSF लगातार वहां से लीक होता रहेगा तो इन्फेक्शन हो सकता है। मरीज में कोड रप्चर हो गई, हमने निडल को घुसेड़ना था, उससे ज्यादा घुसेड़ दिया, आगे कोड फट गई। हेडेक हो सकता है क्योंकि CSF के सर्कुलेशन पाथवे में चेंज होगा, मरीज को मेनिंजाइटिस हो जाएगा, दिमाग के तार हिल जाएंगे। हाइपोटेंशन। एक शब्द में बात को खत्म करूंगा, सारी दुनिया एक तरफ और तेरा कमरा एक तरफ। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ लंबार पंक्चर इज हाइपोटेंशन। क्या देखने को मिलता है? हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि मरीज में वेजोडाइलेशन वाली चीज होगी और धड़ाम से मरीज का बीपी गिरेगा। चलो साहब, इसमें ये लंबार पंक्चर वाली सारी चीजें कॉम्प्लिकेशन। अब होता है कि लंबार पंक्चर, लंबार एनेस्थीसिया या ऐसी चीज के बाद मरीज को कौन सी पोजीशन दे कि उसका सर दर्द नहीं हो। तो आपने एक कहावत सुनी होगी, जब भी किसी गांव गली चौराहे चबूतरे में रिश्तेदार का ऑपरेशन होकर आता है तो वहां का डॉक्टर आता है और डॉक्टर आकर के 2-3 सलाहें देता है बड़ी गन ऊन वाली। और वो पहला एक तो बोलता है ज्यादा मरीज के पास मत बैठो, ज्यादा बातें मत करो। क्यों? क्योंकि उनको पता है ज्यादा बैठेंगे तो ज्यादा मेरा सर खाएंगे, पहला कारण। दूसरा, मरीज को बोलता है तकिया नहीं लगाना है, सीधा सोना है, तकिया लगाया तो सर दर्द होगा। अरे तकिया लगाया तो सर दर्द का क्या रोल है कि हमारी बॉडी में जो CSF है उसका फ्लो बराबर नहीं रहेगा। अरे भैया जी मान लीजिएगा ये कोई मरीज है, अगर ये इस प्रकार से सोएगा तो इसकी बॉडी एकदम फ्लैट है और इसके शरीर में कोई पानी जो घूमेगा वो बराबर जाएगा। और जैसे ये तकिया लगा लेगा तो सर ऊपर, सर ऊपर तो सर के पास पानी नहीं जाएगा, CSF फ्लो नहीं होगा। इसमें क्या देखने को मिल सकता है? हेडेक। तो हेडेक को प्रिवेंट करने के लिए हमेशा क्या पोजीशन देनी चाहिए? अरे ध्यान रखिएगा पोस्ट प्रोसीजर, पोस्ट प्रोसीजर। तो आपको जवाब देना है फ्लैट पोजीशन देनी है। अरे कौन सी देनी है? फ्लैट, या जिसे आप बोल सकते हो सुपाइन पोजीशन। तो फ्लैट या सुपाइन पोजीशन देनी है, सीधा सुलाना है, तकिया नहीं लगाना है। अवॉइड द पिल्लो। पिल्लो कुत्ते वाला नहीं बोल रहा हूं, तकिया बोल रहा हूं, ठीक है ना? अवॉइड पिल्लो, तकिया नहीं लगाना है। तकिया लगाओगे तो सर दर्द हो सकता है, समस्याएं देखने को मिल सकती है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा इस सवाल का आपका सही जवाब क्या देखने को मिलेगा? पहला बोल दिया प्रोन फॉर टू हार्स टू प्रिवेंट एस्पायरेशन। बोल रहे 2 घंटे उल्टा लेटा दो। अरे यार ऐसा अपने माहौल के लिए उल्टे उल्टे काम मना करो, उड़ा दो। दूसरा लिख दिया सेमीफोलस ना बिठाना, बिल्कुल। अरे सुपाइन टू प्रिवेंट ए पोस्ट हेडेक, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, सीधा लेटाओ। और राइट साइड टू इंक्रीज द रिटर्न ऑफ CSF। अरे कोई राइट और लेफ्ट नहीं, सीधा सुलाना है ताकि CSF का मामला बराबर टकाटक जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने क्या देखने को मिलेगा, तो ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट सवाल देखने को क्या मिलेगा, ध्यान से पढ़ें, पहचाने, परखें और फिर जवाब दें।
नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखें, पहचाने, परखें और अपना बेहतरीन आंसर दें। आपसे बोला ड्रग एंड एक्सरे शुड बी अवॉइडेड इन द ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। प्यारे दोस्तों, प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर हैं। प्रेगनेंसी में जैसा कि वोट में लिखे हुए हैं 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। पहले ट्राइमेस्टर का समय होता है 0 से 12 वीक, यानी जिस दिन बच्चा पैदा होने की खबर मिलती है वहां से लेकर के शुरुआती 12 महीने, 12 वीक बोले तो 3 महीने, पहला 3 माह होता है, दूसरा 3 माह चलता है। प्यारे दोस्तों, कब से कब देखने को मिलता है, तो इसे आप 12 वीक से, अरे कब बोल सकते हो, 12 वीक से 28 वीक तक बोल दो, या 13 वीक से 28 वीक बोल दो। और ये कब देखने को मिलता है, 29 वीक से टिल डिलीवरी। अरे 29 वीक से कब तक होता है, टिल डिलीवरी। तो 3 माह होता है। अब सबसे ज्यादा दिक्कत एक्सरे की कब है, वैसे तो होल प्रेगनेंसी में है, लेकिन प्यारे दोस्तों जब तक अंग बनता है, अंग भंग का नुकसान होता है, फिर अंगों के काम होते हैं तो काम का नुकसान होता है। जो टाइम, जिस टाइम काम चल रहा है वही डिस्टर्ब होता है। तो आप सबको पता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक चीज चलती है, प्रोसेस चलती है, उसे अपन बोलते हैं ऑर्गेनो, क्या बोला जाता है, ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। और अगर फीमेल के ऑर्गेनोजेनेसिस के टाइम आप उसमें एक्सरे करोगे जिसमें रेडिएशन वेव जाएगी, अरे एक्सरे के अंदर, उसके अंदर क्या देखने को मिलती है सर, ये एक्स रेज, और उसके अंदर ये जो रेडिएशन एक्सपोजर करवाओगे, तो ये रेडिएशन एक्सपोजर उसके बच्चे को क्या करवा सकती है, अंग भंग बोले तो इसे बोला जाता है टेरेटोजेनिक। अरे क्या बोला जाता है, टेरेटोजेनिक, यानी ये उस बच्चे के अंदर बहुत बड़ा नुकसान कर देगा और वो बच्चा जन्म के टाइम ही विकलांग पैदा देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सेकंड ट्राइमेस्टर, सेकंड गलत जाएगा। राइट आंसर क्या देखने को मिलता है, फर्स्ट। अरे करेक्ट आंसर क्या जाएगा, बी। थर्ड भी गलत, नन ऑफ अबव भी गलत, करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा, बी। तो ऑल जितनी भी दवाई है बिना प्रिस्क्रिप्शन में है, प्रेगनेंसी में दवाई को अवॉइड करना है। और मैंने पहले बताया था टेरेटोजेनिक दवाई का मतलब, या टेरेटोजेनिक चीज का मतलब क्या होता है, वो चीज, वो वस्तु, वो किरणें, वो दवाई, वो पदार्थ, वो आइटम जो प्लेसेंटा या एमनियोटिक मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देता है, वो सब क्या कहलाता है, टेरेटोजेनिक कहलाता है। टेरेटोजेनिक मेडिकेशन का मतलब क्या होता है, this type of medicine cross the placenta and damage develop into fetus। यानी वो चीज जो भैया जी प्लेसेंटा को क्रॉस करके, वो चीज जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके कहां घुस जाए, बच्चे में घुसे और बच्चे में नुकसान करे, वो चीज क्या कहलाती है, टेरेटोजेनिक के नाम से नवाजी जाती है, जानी जाती है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। आपका राइट आंसर क्या चला गया, बी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करें, बाकी एक्सरे तो पूरी ही प्रेगनेंसी में अवॉइड किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट आपके लिए सवाल क्या देखने को मिलेगा, ये वाला बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखें, पहचाने, परखें और फिर जवाब दें। आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए प्यारे दोस्तों। जिस बच्चे ने अभी तक क्लास को लाइक एंड शेयर नहीं किया, मैक्सिमम लोगों तक कर दीजिएगा। टुकर टुकर ना देखें, स्वार्थी नहीं बनना है, सारथी बनना है और अपने जीवन में यह सोचना है कि भैया जी मेरा तो सिलेक्शन होगा। क्लियर है, और जितने ज्यादा बच्चे कनेक्ट होंगे उतना ज्यादा कंपटीशन का पता चलेगा कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो। और इसीलिए मैं बोलता हूं कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना जरूर लिखें। पड़ोसी क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं, अपना जवाब खुद लिखोगे तभी तो आप खुद को कॉन्फिडेंट करोगे, क्योंकि पेपर खुद को देना है। A client is admitted with the diagnosis of meningitis। प्यारे दोस्तों, एक बंदा डायग्नोस्ड हुआ जिसमें मेनिंजाइटिस है। Which finding would the nurse expected to assess in the client? और नर्स मरीज में क्या असेस करेगी, तो पढ़ते हैं क्या होता है मेनिंजियस। सबसे पहला शब्द अपन क्या लिख रहे हैं, मेनिंजियस। प्यारे दोस्तों, मेनिंजियस का मतलब इट इज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन। क्या बोलोगे, इट इज
प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन, ब्रेन के ऊपर यानी ओरिजिनल मस्तिष्क के ऊपर वो मददगार झिल्लियां जो मेनिंजियस कहलाती है। सर ये कितनी होती है? 3 होती है और इनका सीक्वेंस होता है डैप, बाहर से अंदर की तरफ डैप और अंदर से बाहर की तरफ पेड। पहली का नाम होता है प्यारे दोस्तों ड्यूरामेटर, पहली का नाम क्या देखने को मिलता है? ड्यूरामेटर के नाम से बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ड्यूरामेटर। दूसरे नंबर पे क्या होता है? एरेकेनोइड मैटर, एरेकेनोइड मैटर बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरे नंबर पे क्या देखने को मिलता है? तो उसे बोला जाता है पाया मैटर। अरे क्या बोला जाता है? पाया मैटर, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे पूछे इनर मोस्ट कौन सी होती है तो ध्यान रखिएगा इनर ये होती है और सबसे आउटर ये होती है, और प्यारे दोस्तों मिडल में कौन सी होती है तो ये होती है। तो इनर, आउटर और मिडल वाला मामला ये होता है, ड्यूरामेटर, एरिकेनोइड मैटर और पाया मैटर के नाम से जाना जाता है। अब अगर इन तीनों मेनिंजियस का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो कहलाता है पैकी मेनिंजियस, और 2 अंदर वाली का हो जाता है तो कहलाता है लेप्टोमेनिंजाइटिस। अब मेनिंजाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजियस कहलाता है। अब ध्यान रखिएगा अपन किसका पढ़ रहे हैं? मेनिंजाइटिस, और मेनिंजाइटिस का मतलब क्या हो जाना? इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजियस। अरे इसका मतलब क्या देखने को मिलता है? इन्फ्लामेशन हो जाना। अरे क्या हो जाना? इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजियस क्या कहलाता है? मेनिंजाइटिस कहलाता है। अरे क्या कहलाता है? मेनिंजाइटिस कहलाता है। और इस मेनिंजाइटिस वाले मरीज में अपन बात करें तो कुछ क्लासिकल साइन आते हैं, जैसे कि एक नाम आता है जिसे अपन बोलते हैं ब्रुजकेंसी। अरे क्या देखने को मिलता है? ब्रुजकेंसी साइन। और ब्रुजकेंसी साइन का मतलब क्या होता है? आपने मरीज को सुपाइन पोजीशन में सुला दिया। अरे प्यारे दोस्तों आपने मरीज को सुपाइन पोजीशन में सुला दिया, हाँ साहब सुला दिया, और सुपाइन पोजीशन में सुलाने के बाद आपने मरीज को क्या बोला कि घुटनों को फ्लेक्स नहीं करना है। क्या नहीं करना है? अरे अपने घुटनों को फ्लेक्स नहीं करना है, बल्कि अपनी गर्दन को क्या करना है? घुटनों तक ले जाना है। आपने बोला घुटनों को फ्लेक्स नहीं करना है, नी को आपको एक्टिवली फ्लेक्स नहीं करना है, बल्कि अपनी गर्दन को ले जाना है। जैसे ही गर्दन को ले जाने लगे तो आपके गर्दन में खिंचाव आ गया, गर्दन में क्या होने लगा? नेक रीजन में क्रैम्प आने लगा, और आपने अपने घुटने खींच के गर्दन की तरफ ले लिए। दैट इज कॉल्ड ब्रुजकेंसी साइन। सुपाइन पोजीशन में लेटा करके आपने बोला कि मुंडी को पैर के पास ले जा, उसने बोला कि दर्द हो रहा है साहब, पैरों को मुंडी के पास ले आया। दैट इज कॉल्ड ब्रुजकेंसी साइन। दूसरे नाम का साइन देखने को मिलता है जिसे अपन बोलते हैं कर्निंग साइन। क्या बोलते हैं? कर्निंग साइन बोला जाता है। क्या होता है कर्निंग साइन? तो प्यारे दोस्तों इसमें मरीज को फिर से सुपाइन पोजीशन में लेटाया जाता है। अरे भैया जी मरीज जब को लेटाने के बाद आप उसके पैर को 90 डिग्री पे होल्ड करोगे। आप उसके पैर को क्या करोगे? 90 डिग्री पे होल्ड करोगे, और होल्ड करते ही अगर वो बोले कि मेरे थाई रीजन में, अगर होल्ड करते ही वो क्या बोले कि मेरे थाई में क्रैम्प आ रहा है। अरे थाई में क्रैम्प आ रहा है, कौन सी मसल्स कहलाती है थाई में? तो ध्यान रखिएगा हैमस्ट्रिंग। अरे कौन सी मसल्स होती है? हैमस्ट्रिंग मसल्स में मरीज को क्रैम्प आना क्या कहलाता है? कर्निंग साइन, जो भी मेनिंजाइटिस का क्लासिकल साइन है। पहला मैंने क्या बोल दिया? सीधा सुला के घुटने की तरफ लाया, घुटने अपने आप ऊपर आ गए गर्दन में दर्द के कारण। दूसरा मैंने बोल दिया कर्निंग साइन। तीसरे और इसमें मेनिंजाइटिस जैसे मरीज में क्या क्या लक्षण आ सकते हैं? तो प्यारे दोस्तों इसमें आपके देखने को मिल सकता है जैसे कि नचल रिजिडिटी। क्या देखने को मिलेगा? नचल रिजिडिटी। अरे क्या देखने को मिलता है? नचल रिजिडिटी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है मरीज के अंदर? ट्राइपॉड साइन जैसे देखने को मिलता है। मरीज में इरिटेशन देखने को मिलता है। ये सारी चीजें होगी। लंबार पंक्चर, सॉरी मेनिंजाइटिस का डायग्नोसिस लंबार पंक्चर होगा, सीएसएफ एनालिसिस, और ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन होती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। जब मेनिंजाइटिस वाले मरीज का आप सीएसएफ लेके देखोगे तो इसके सीएसएफ में आपको कलर कैसा मिलेगा? क्लाउडी। नॉर्मली सीएसएफ का कलर कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होता है, लेकिन यह क्लाउडी नजर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में प्यारे दोस्तों दूसरे नंबर पे क्या देखने को मिलता है? सर यहां जो मरीज का प्रोटीन का लेवल होगा वो प्रोटीन हमें ज्यादा मिलेगी। यहां पर इसके अंदर जो ग्लूकोज होगा प्यारे दोस्तों वो ग्लूकोज सीएसएफ में कम देखने को मिलेगा, और इसमें हमें डब्ल्यूबीसी भी देखने को मिलेगी, और अगर ब्लड आ गया तो आरबीसी भी मिलेगी। एक इन्फेक्शन वाले मरीज में, मेनिंजाइटिस मस्तिष्क में इन्फेक्शन वाले मरीज का जब हमने लंबार पंक्चर करके उसका सीएसएफ एनालिसिस किया तो उसकी जब आप जांच देखोगे, रिपोर्ट देखोगे, तो उसका कलर जो सीएसएफ होगा क्लाउडी यानी धुंधला
धुंधला धुंधला येलोइश कलर मिलेगा। प्रोटीन का मतलब उसमें प्रोटीन बढ़ी हुई मिलेगी। प्रोटीन बढ़ने के कारण CSF जमने की समस्याएं भी बढ़ना शुरू हो जाती है। ग्लूकोज का लेवल उसमें कम हो गया क्योंकि जो आपका बीमारी आई है, जो पैथोजन आया, उसने अपनी एनर्जी यूटिलाइजेशन कर दिया और WBC डिफेंस के रूप में, इन्फेक्शन के रूप में देखने को मिली है। ये आपका लंबार पंक्चर CSF एनालिसिस कंफर्म हो गया। और इलाज के लिए क्या देंगे? पेनिसिलिन। अरे क्या दवाई दे सकते हो? पेनिसिलिन नाम की दवाई का यूज कर सकते हो। मेनिंजाइटिस वाले मरीज को इनिशियल फेज में आइसोलेट रखा जाता है शुरुआती 48 घंटे तक, जब तक एंटीबायोटिक चले। वापस से ऑप्शन को पढ़ो और फटाक से जवाब दे दो। A client is admitted with diagnosis of meningitis। एक मरीज है जिसको मेनिंजाइटिस हुआ है। Which finding would the nurse expected in the assessing with the client? क्या असेस कर रहे हैं? पहला, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक। देखो अभी मेरी गर्दन है न्यूट्रल, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, तो गर्दन पीछे की तरफ चली गई है ऑफ द नेक विद द पैसिव शोल्डर फ्लेक्शन। यानी जब व्यक्ति के हाथों में अपने आप फ्लेक्शन आया तो गर्दन पीछे चली गई। नहीं बेटा, ये होती है सर्वाइकल इंजरी जैसी कंडीशन में, यहां नहीं होती है, उड़ा दो। अरे यहां ऐसी समस्याएं नहीं होती है, उड़ा दो। दूसरा लिखा है फ्लेक्शन ऑफ हिप, हिप जॉइंट फ्लेक्स हो गया, एंड नी, घुटने, विथ पैसिव फ्लेक्शन ऑफ नेक। अरे जब गर्दन को फ्लेक्स किया तो घुटने और नी अपने आप फ्लेक्स हो गए। यही तो है ब्रुजकेंसी साइन, यही तो क्या है? ब्रुजकेंसी साइन है। नेक्स्ट मैंने लिखा है फ्लेक्शन ऑफ द लेग, घुटने फ्लेक्स हो गए विद द रीबाउंडेड टेंडरनेस, घुटने फ्लेक्स हो गए रीबाउंडेड टेंडरनेस के साथ में, वो अपेंडिसाइटिस का सोसो साइन है। अरे क्या देखने को मिलता है? सोसो साइन, जो किसमें देखा जाता है? अपेंडिसाइटिस। अरे किसमें देखा जाता है? अपेंडिसाइटिस वाले मरीज में होता है। ये भी उड़ा दीजिएगा। नेक्स्ट मैंने बोला है हाइपर फ्लेक्शन, हाइपर फ्लेक्शन का मतलब बहुत ज्यादा फ्लेक्शन ऑफ द नेक विद द रीबाउंडेड फ्लेक्शन ऑफ लेग। अरे कहने का मतलब घुटने फ्लेक्स करने पे बहुत ज्यादा खुद को यूं गर्दन को फ्लेक्स कर दिया, तो ये तो बिल्कुल गलत है, कोई मैच ही नहीं है। राइट आंसर क्या चला गया? बी। बोलो भगत और भगवान की जय। इसी के साथ में प्यारे दोस्तों आज के दिन की समय की सीमाएं भी हो चुकी है समाप्त। आई होप आप सब लोगों ने आज के दिन के सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखा, पहचाना, परखा, अपना कॉन्फिडेंट बढ़ा होगा और निरंतर अध्ययन के साथ में अपनी सफलता को बहुत अच्छे से आगे ले रहे होंगे। अपनी चुनौती को देख रहे होंगे, उस दिन को देख रहे होंगे, उस मंजर को याद कर रहे होंगे कि जो सर पढ़ा रहे हैं वो छपके पेपर में आएगा, पेपर की खोपड़ी में छेद करूंगा और एग्जामिनर को उसकी औकात दिखाऊंगा। और जिन लोगों ने मुझे कहा था कि तुमसे न हो पाएगा, उन्हीं को करके दिखाऊंगा, क्योंकि 360 डिग्री कंसेप्ट खोलने में माहिर है। या तो तुम मैदान में टिके नहीं रहोगे, और अगर टिक जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें हरा सके। यूपी में भोकाल होगा, ये मेरी गारंटी है, और भूचाल आएगा पूरे नर्सिंग क्षेत्र में अपने कंसेप्ट के दम पे, क्योंकि 360 डिग्री जब मैदान में खड़ी रहेगी तो ध्यान रखिएगा आंधी तूफान। अरे वो कहते हैं ना, पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में। जी हां, हंसते मुस्कुराते चेहरे की चमक के साथ में अपने माता पिता के सपनों को पढ़िएगा, और जिस दिन अपने सिलेक्शन के बाद मम्मी पापा को बोलेंगे कि मम्मी पापा मेरा सिलेक्शन हो गया, और उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आएगी वो 1 सेकंड के अंदर सारी थकान खत्म कर देगी। और डेफिनेटली वो मंजर कितना खूबसूरत होगा, वो दिन कितना खूबसूरत होगा जब ये दिन देखने को मिलेगा। कुछ दिन की मेहनत है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर ही शोर है, जिंदगी सफल बनने वाली है। कुछ दिन की मेहनत के बाद आगामी 55 साल सुधर जाएंगे, और जो आज बचपन में मेहनत नहीं करेगा उसका 55 बिगड़ जाएगा। तो कृपया करके अभी मैदान में टिके रहें, क्योंकि जो मैदान में टिका रहेगा वो मैदान जीत के दिखाएगा। कुछ लोग घबरा जाएंगे, कुछ मेहनत करके निखर जाएंगे, तो तुम्हें बिखरना नहीं, निखरना है। आज के सेशन को अभी तक जिसने लाइक और शेयर नहीं किया, मैक्सिमम लोगों तक कर दीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ें, जो हमें एनर्जी देगा, मोटिवेशन देगा, जोश जुनून पागलपन देगा, और कल फिर अपने नियमित समय सुबह 9:30 बजे आपके सामने धमाक चौकड़ी मचाने के लिए तैयार रखेगा। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहे, बने रहे उत्कर्ष परिवार के साथ, और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।